समान अध्ययन जैसी व्यापक विषय वस्तु का जब हम रिवीजन करते हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं पे रणनीति बहुत महत्व यहाँ पर रखती है, क्योंकि समान अध्ययन की विषय वस्तु काफी बड़ी है, काफी विस्तृत है। और ऐसे में जब परीक्षा नजदीक आती है तब ये नहीं समझ में आता कि किस विषय को हम पहले पढ़ें या किस विषय के अंतर्गत किस टॉपिक को पहले पढ़ें। आप सभी लोग मेरे साथ रिवीजन बैच में जुड़े हुए हैं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप सभी का संपूर्ण रिवीजन अब करवाने जा रहा हूं। आज ये पहला सेशन है। आज एक तरीके से समान अध्ययन का इंट्रोडक्शन सेशन है और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए, समान अध्ययन के किन पक्षों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरा एक लंबा अनुभव रहा है। यदि आप परीक्षा के नजदीक चीजों को पढ़ना चालू करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम जो है 1 महीना बचा है या 2 महीने बचे हैं या 3 महीने बचे हैं, मतलब अप्रॉक्स जब 90 दिन आपके पास बचते हैं तब कहीं ना कहीं पे आपकी चिंता बढ़ जाती है। और पहले शुरुआत में आपको लगेगा कि अभी पर्याप्त समय है, पर जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं तनाव बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है कि क्या मैं पूरा रिवीजन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सब्जेक्ट काफी ज्यादा हैं। प्रारंभिक परीक्षा की यदि बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में एक तो आपका भारत का इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है। भारत के इतिहास के बाद राज्य व्यवस्था एक बड़ा टॉपिक है, अर्थव्यवस्था एक बड़ा टॉपिक है, ज्योग्राफी का सेगमेंट एक बड़ा टॉपिक है, पर्यावरण एक बड़ा टॉपिक है, सामान्य विज्ञान एक बड़ा टॉपिक है। अब इतना सबका रिवीजन करना, चूंकि देखिए सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी एग्जाम की प्रकृति। जब हम रिवीजन की बात करेंगे, देखो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि परीक्षा हॉल पे जाएं, जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न हमसे हल हों। इस उद्देश्य के साथ हमें रिवीजन करना चाहिए। बहुत स्पष्टता ये आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि मुझे जो भी रिवीजन करना है एग्जाम हॉल के प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से करना है, ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं करना है। एग्जाम हॉल पे जाके आपकी परफॉर्मेंस जब वहां पे बूस्ट होगी तब आपके रिवीजन का कोई महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो आप मुझसे भी यही अपेक्षा कर रहे होंगे, या कोई भी जब आप रिवीजन बैच में जुड़ते हैं तो आपकी यही अपेक्षा होती है कि यहां से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज रहेगी, मैं परीक्षा के आधार पे आपकी तैयारी कराने वाला हूं, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, या फिर अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं मेरे द्वारा, ये संस्थान की टीम के द्वारा, या फिर मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसका नाम रहेगा समान अध्ययन। एक सेशन आपका केवल समान अध्ययन का होगा जिसमें सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। हम चुन चुन के चीजों को पढ़ेंगे, हम चुन चुन के चीजों को पढ़ेंगे और हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आना है। अब देखिए, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं इतिहास की विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा हूं। अब इतिहास बहुत बड़ा है, प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी है, आधुनिक भी है, उसी में स्वतंत्रता आंदोलन भी है, उसी में आर्ट एंड कल्चर भी साथ में जोड़ दीजिए, सबका जुड़ा हुआ रूप है। विश्व का इतिहास प्राचीन में नहीं, प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके, ज्यादा नहीं आते, तो मेंस ओरिएंटेड सेगमेंट है। और आर्ट एंड कल्चर आपका प्री मेंस दोनों में आता है। इतनी बड़ी विषय वस्तु को हम बहुत कम टाइम पे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम फोकस्ड हो जाएंगे। अभी हम फोकस्ड होकर के पढ़ेंगे। हमारे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हीं पे हम पहले हिट करेंगे, पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। कभी भी परीक्षा के टाइम पे एक सिरे से नहीं पढ़ना। अब देखो, चलो मैं 1 मिनट में आपको पूरा इतिहास दिमाग में आपके बैठाता हूं, बहुत गति से आपको बताऊंगा, लेकिन ये पूरा नहीं पढ़ना। यदि आप मेरे से कहोगे इतिहास मेरे लिए बहुत सामान्य चीज है, हम प्रागैतिहासिक काल से चालू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में, तो जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास को आप ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत कम टाइम पे आपको पूरा रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन हमें पूरा नहीं पढ़ना। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी ये इंट्रोडक्शन सेशन है। प्रागैतिहासिक कालों को हम क्या करते हैं, इतिहास लेखन के आधार पे ही समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, तो फिर उसको पाषाण काल में बांटते हैं। पाषाण काल को भी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में बांटते हैं। अभी मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। फिर इसके बाद हम इन तीनों को पढ़ने, फिर ताम्रपाषाण काल है, महापाषाण काल है,
सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ऋग वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, महाजनपद काल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद है आपके। उसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है आपका। मगध साम्राज्य में मल्टीपल राजवंश आते हैं आपका, हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है। उसी दौरान भारत में विदेशी आक्रमणकारी भी आते हैं, चाहे ईरानी आक्रमणकारी हो चाहे यूनानी आक्रमणकारी हो। तो ईरानी आक्रमण यूनानी आक्रमण दोनों पड़ते हैं। उसी समय भारत में कुछ धार्मिक आंदोलन चालू हो जाते हैं, बौद्ध धर्म का उद्भव होता है, जैन धर्म का उद्भव होता है। इसके बाद उसी टाइम पीरियड पे मौर्य काल, एक बड़े साम्राज्य के तौर पे मौर्य काल में विभिन्न उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं, हमें विभिन्न शासक देखने को मिलते हैं। अशोक के टाइम पीरियड पे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्युकस से युद्ध होता है, बिंदुसार, अशोक, है ना, अशोक के शिलालेख इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। फिर मरणोत्तर काल आता है, विभिन्न शासक आपको देखने को मिलेंगे। मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, सातवाहन वंश आता है, फिर विदेशी हमला हो जाता है। हिंद यवन, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण, ये सब शासक आते हैं, आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी प्राचीन में ही चल रहे हैं हम। फिर मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है आपका। गुप्त काल में भी क्रम से बहुत सारे शासक हैं आपके। हम शुरू करते हैं श्रीगुप्त से, घटोत्कच से, चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, रामगुप्त से, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से, है ना। फिर गुप्त वंश के अन्य शासक, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, शासक ही शासक है, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, शासक ही शासक हैं आपके, क्रम से शासक हैं। फिर गुप्तोत्तर युग आ जाता है आपका। गुप्तोत्तर युग में के बाद वहीं पर आपका वर्धन वंश आ जाता है, पुष्यभूति वंश बोलते हैं, कन्नौज में मौखरी वंश आ जाता है। तो मल्टीपल शासक, यशोधर्मन, विभिन्न शासक आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल में गौड़ शासक, मालवा में यशोधर्मन। दक्षिण भारत का इतिहास भी प्राचीन भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है आपका। दक्षिण भारत में संगम काल जो आपका है, दक्षिण भारत में लौह युग भी रहता है, वहां पे महापाषाण कालीन बस्तियां रहती हैं। महापाषाण काल पूरा, फिर संगम काल में भी शुरुआती दौरान में चेर राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश। फिर दक्षिण भारत का द्वितीय चरण, जब हमें पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वातापी के, बेंगी के, गुजरात के, कल्याणी के, चोल साम्राज्य, सबको हमें देखना होता है। फिर हम मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं इसी टाइम पीरियड पे। पहले पूर्व मध्यकाल आएगा, फिर मध्यकाल आएगा। पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल का आरंभ होता है। पाल वंश, सेन वंश, मौखरी के कन्नौज शासक, मौखरी वंश। राजपूत काल में बहुत सारे शासक विभिन्न क्षेत्रों पर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, चौहान वंश हो, चंदेल वंश हो, परमार वंश हो, चालुक्य वंश हो, या हिंदू शाही वंश हो आपका गंधार रीजन में, चालुक्य वंश वातापी के हो, पल्लव शासक हो, चोल शासक हो, राष्ट्रकूट शासक हो मान्यखेट वाले क्षेत्र में। इसी दौरान फिर विदेशी आक्रमणकारी आ जाते हैं। अरबों का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है। तुर्कों का आक्रमण होता है, महमूद गजनवी आता है, मोहम्मद गौरी आता है। महमूद गजनवी कंटिन्यूअस हमले पे हमले करता है। अभी मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं, मैं पूरी इतिहास आपको अभी तक लाके खड़ा कर दूंगा। तो महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, दिल्ली सल्तनत। अपने दिमाग में भी एक फिल्म चलाइए। यदि आपने मुझसे इतिहास पढ़ा है तो मैंने आपको इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपने मेरे मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो देखे होंगे, आपने डिटेल में क्लासेस करी होंगी। मैंने 100 150 लेक्चर एक एक सब्जेक्ट में लिए हैं। प्राचीन मैंने बहुत डेप्थ पढ़ाई है, मेडिवल डेप्थ पढ़ाई है फाउंडेशन क्लास में। दिल्ली सल्तनत में फिर क्रम से गुलाम वंश आता है, फिर आपका गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है आपका। सबके अलग अलग शासक है, पूरी वंशावली है, कालानुक्रम है। तुगलक वंश आता है आपका। तुगलक वंश के बाद जो है, अभी इनमें भी आपको समझना है, यहीं पे विदेशी आक्रमण होता है। तैमूर का भारत में आक्रमण होता है। सैयद वंश आता है उसके बाद। सल्तनत कालीन बहुत सारे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हैं, जौनपुर है, बंगाल है, गुजरात है, मालवा है, कश्मीर है। दक्षिण भारत के बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हैं, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य हो। संगम वंश में कई शासक हैं, हरिहर बुक्का, सालुब वंश, तुलुब वंश, अरबुड़ी वंश, है ना। संगम वंश के फाउंडर कौन है आपके? ये विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा हूं। विजयनगर साम्राज्य का टाइम 1336 से चालू होता है, 1565 तक रहता है आपका। तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। फिर विजयनगर साम्राज्य में नायकर व्यवस्था, फिर बहमनी साम्राज्य, इसी समय बहमनी साम्राज्य के शासक होते हैं।
महमनी साम्राज्य के बाद जो है सूफी, यहीं पर सूफी और भक्ति आंदोलन भारत में प्रारंभ हो जाता है। सूफीवाद, भक्ति आंदोलन। इसके बाद मुगलों का, दिल्ली सल्तनत के बाद लोधी वंश के बाद मुगलों का शासन, मुगल क्रम है पूरा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउर दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये शासक हैं, उत्तरकालीन मुगल शासक हैं। नादिर शाह का हमला इसी बीच में, अहमद शाह अब्दाली का हमला इसी बीच में, मराठों का उदय इसी बीच में, सूरवंश, शेरशाह सूरी के द्वारा, जो आपका हुमायूं का पूरा टाइम पीरियड रहता है, शेरशाह सूरी के द्वारा मराठों का उदय होता है। नवीन स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, हैदराबाद, जब उत्तर मुगल काल की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इतिहास के बैकग्राउंड से ना हो, इतनी जल्दी ना समझ पा रहे हो, लेकिन जो इतिहास के बैकग्राउंड के छात्र होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। मैं एक स्टोरी लेके चल रहा हूं, मैं एक कनेक्टिंग कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। हमें इतना डेप्थ, इतना बड़ा है सिलेबस बताना चाह रहा हूं। नवीन स्वतंत्र राज्य, हैदराबाद, अवध, जाट्स, पंजाब, मैसूर, बंगाल। इसी समय विदेशी यूरोपियों का आगमन होता है, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। लगातार मल्टीपल घटनाएं इनके समय पे होती है। इसी समय 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चालू हो जाते हैं। भारत धीरे धीरे गुलामी की तरफ जाता है। और फिर आप देखते हैं 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। विभिन्न मंच बनते हैं इस समय देश की आजादी को लेकर। अंग्रेजों के आने से भारत पहले गुलाम बनता है, फिर गुलामी से आजादी की तरफ पूरा भारत जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास पहले गुलामी की तरफ, फिर गुलामी से आजादी की तरफ का काल है। और गुलामी से आजादी की तरफ के काल को ही स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं, हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। विभिन्न संस्थाओं का जन्म होता है इस दौरान, मल्टीपल संस्थाएं बनती हैं, और ये वो संस्थाएं हैं जो भारत के विकास को अंग्रेजों के द्वारा जो बाधित किया गया, उस बाधा को दूर करने के प्रयास के लिए करती हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का इरा चलता है। कांग्रेस में भी आप सभी को पता है 3 चरणों में बांटते हैं पूरे के पूरे कांग्रेस के फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान को लेकर। एक तो उदारवादी, फिर गर्मपंथी, नरमपंथी, गर्मपंथी, गांधीवाद, है ना। विभिन्न प्रकार के फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर लीडर्स आते हैं, विभिन्न संस्थाएं बनाते हैं, पत्रिकाएं बनाते हैं, अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करते हैं। हर बार अंग्रेजों के द्वारा मल्टीपल गवर्नर जनरल होते हैं, उनके द्वारा विभिन्न पॉलिसी नीतियां बनाई जाती हैं। विभिन्न संस्थाओं का जन्म होता है, क्रांतिकारियों के द्वारा अलग से देश की आजादी की मांग की जाती है, विभिन्न संस्थाओं का जन्म होता है और देश आजाद हो जाता है 1947 में। ये पूरा इतिहास पढ़ना है आप लोगों को, पूरा इतिहास, एक एक घटनाक्रम को समझना है। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये पूरे सेगमेंट को नहीं समझ पाएंगे, आप फंस के रह जाएंगे। आप इतना बड़ा सेगमेंट रिवाइज कैसे कर पाएंगे? सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं आप सभी से बस ये कहूंगा कि इस समय रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ रिवीजन कैसे करें, उसके लिए उसमें मैंने SRRR फॉर्मूला दिया है आपको। स्टडी रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। दिन की शुरुआत रिवीजन से ही करें, रिवीजन से ही आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। मैं भी आपको रिवीजन ही कराऊंगा। इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा भूगोल, इतनी बड़ी विषय वस्तु आप रिवीजन के माध्यम से ही कवर कर पाएंगे। तो हम जो भी पढ़ेंगे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसका रिवीजन रह जाता है जो सब कुछ पढ़ता है। सब कुछ पढ़ने की तरफ मत रहिएगा। हर चीज, हर गेंद में 6 नहीं मारना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, चुना हुआ पढ़ना है, चुन चुन के आगे चीजों में बढ़ना है, सभी घटनाक्रमों को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो हम भारत के इतिहास की विषय वस्तु को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हम आधुनिक काल को, प्राचीन काल को पढ़ेंगे, आधुनिक काल को पढ़ेंगे, है ना। भारत में पूरे स्वतंत्रता संघर्ष को डेप्थ में पढ़ेंगे, अंग्रेजों की सारी नीतियों को पढ़ेंगे,
आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया जैसे कि कांग्रेस का उदय होता है, 1857 की क्रांति होती है, अन्य बहुत सारे आंदोलन होते हैं। उसी समय अंग्रेजों की विभिन्न पॉलिसीज आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो रही होती हैं, शिक्षा नीति आ रही होती है, प्रेस की लेकर नीति आ रही होती है। उसी दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे होते हैं। कांग्रेस से पहले कई सारी राजनीतिक संस्थाओं का उदय होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। कांग्रेस कई चरणों से होकर के गुजरती है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी चालू हो जाता है, भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हो जाती हैं। बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता और सूरत में अधिवेशन, लगातार कांग्रेस कंटिन्यूअस अधिवेशन करती है। मुस्लिम लीग का जन्म होता है, मार्ले मिंटो सुधार आता है, अंग्रेजों की भारत को तोड़ो और राज करो की नीति आती है। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन की भावना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का, गांधी के द्वारा प्रारंभिक आंदोलन, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा हो, अहमदाबाद हो, फिर असहयोग आंदोलन, विभिन्न आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, किसान सभाएं हुई, ट्रेड यूनियंस हुए, साम्यवादी दल की स्थापना हुई। इसी दौरान रोलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी समय जो है तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट। इसी दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम का लागू होना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का बनना, प्रांतीय चुनावों का होना, मंत्रिमंडल का गठन होना, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट होना, देसी रियासतों को लेकर विभिन्न नीतियां बनना, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ होना, क्रिप्स मिशन आना, भारत छोड़ो आंदोलन होना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना करना। इसी दौरान भारत की आजादी के लिए कैबिनेट मिशन योजना आना, संविधान सभा का गठन होना, अंतरिम सरकार का गठन होना, भारत का विभाजन होना, भारत की स्वतंत्रता होना और भारत में एक संवैधानिक विकास चलना। इतना बड़ा सिलेबस हमें पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। पूरे सिलेबस को मैं रिवाइज कराऊंगा, आपको घबराना ही नहीं है। रिवीजन में मैं खड़ा हूं आपके साथ, पर मैं सिलेक्टेड करवाऊंगा, परीक्षा उपयोगी करवाऊंगा। आपको भी सिलेक्टेड ही पढ़ना चाहिए। इस दौरान सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हम नहीं रहेंगे, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे, चयनित पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो एक सेशन मेरा लाइव रहेगा आपका समान अध्ययन का, एक क्लास मेरी लाइव रहेगी रिवीजन क्लास में, बाकी टीम के सारे मेंबर्स आपको लाइव वाले सेक्शन पे बैच में क्लास आप सभी को मिलेगी, सभी की क्लासेस आप ज्वाइन करिएगा। डिटेल टाइम टेबल आपको दिया जा चुका है, ठीक है, डिटेल टाइम टेबल दिया जा चुका है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको सभी की क्लासेस लाइव वाले सेक्शन पे रहेंगी। और मेरी क्लास जो रहेगी इसमें भी समान अध्ययन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें पहले मैं भारत के इतिहास को ले चल रहा हूं, और भारत के इतिहास में भी मैं इसको जो पढ़ाऊंगा इस तरीके से पढ़ाऊंगा, एक दो टॉपिक प्राचीन से, एक दो टॉपिक मध्यकाल से, एक दो टॉपिक आधुनिक से, इस तरीके से लेके चलूंगा। फिर मैं भारत के भूगोल को आपको पढ़ाऊंगा, भारत का भूगोल भी फिर मैं आपका लेके चलूंगा। तो भारत और विश्व का भूगोल मतलब एक रिवीजन सेगमेंट के तौर पे रहेगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि इतिहास पे हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इतिहास में क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। भारत का भूगोल भी मैं करवाऊंगा आपका, अन्य भी कोई भी सब्जेक्ट, मतलब एक जो रिवीजन वाला मेरे साथ आपको एक सेशन दूंगा जिसमें मैं 6 के 6 टॉपिक आपके कराऊंगा, प्रीलिम्स के कोर टॉपिक। करंट की क्लास मेरी मॉर्निंग में चल रही है, करंट वाले सेशन में भी आपको रहना है। करंट का सेशन बहुत बढ़िया होगा आपका, वो भी कंप्लीट, उसमें जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट को पहले करेंगे, ठीक है। तो भारत के इतिहास में पूरे सिलेबस से हम रैंडम टॉपिक उठाएंगे, कुछ प्राचीन से, कुछ मध्यकाल से, कुछ आधुनिक से। हो सकता है एक दिन में मैं 3 टॉपिक कराऊं आपके, ठीक है, एक टॉपिक प्राचीन से, एक मध्यकाल से, एक आधुनिक से। एक चीज का भरोसा दिलाता हूं, मजा बहुत आएगा, आपको आनंद बहुत आएगा, बढ़िया से आपको चीजें समझ में आएंगी, इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा आप सभी के लिए पूरी की पूरी योजना है। अब आप लोग बताइए, आप लोग के किसी के कुछ इनपुट्स हों, आप लोग कुछ यदि कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और हमारा जो क्लास का टाइमिंग रहेगा लाइव में, वो शेड्यूल के अनुसार रहेगा, जो शेड्यूल आपको दिया गया है उसमें शेड्यूल के अनुसार चीजें रहेंगी। इसका रिकॉर्डेड सेशन सभी छात्रों को मिलेगा।
आप लोग रिकॉर्डेड सेशन को भी आराम से देखिए, आराम से, क्योंकि आप में से ज़्यादातर छात्र गवर्नमेंट जॉब वाले संस्थान के साथ जुड़ते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर जो घर से बैठ करके क्लास कर रहे हैं, लाइव के टाइम पे तो आप जुड़िए ही जुड़िए। यदि लाइव में नहीं जुड़ सकते तो रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से नोट्स बनाइए। वैसे मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि पूरा पूरा मोटिव ही रिवीजन कराने का है, तो आपका रिवीजन ही होगा। यहाँ पे एक क्लास पर डे आपको अतिरिक्त दी जाएगी जनरल स्टडी की। एक क्लास आपकी जनरल स्टडी की होगी जिसमें 6 टॉपिक होंगे और उन 6 टॉपिक को आप रिवाइज करोगे। उसमें एक टॉपिक हिस्ट्री का होगा, एक पॉलिटी का होगा, एक ज्योग्राफी का होगा, एक इकोनॉमी का होगा, एक साइंस का होगा, एक एनवायरनमेंट का होगा। 6 टॉपिक का एक कॉम्बो टॉपिक भी आएगा, वो अलग रहेगा सेशन, वो रिकॉर्डेड आप लोग को, आपको एक फोल्डर बना देंगे बैच में, जनरल स्टडी रिवीजन बाय आजाद सर या जनरल स्टडी महा रिवीजन बाय आजाद सर, वो वाला सेशन भी आपको देखना है। कुछ सिंगल टॉपिक भी आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल कराऊंगा। बाकी यहाँ पे हम पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन मतलब ज्यादातर टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जरूरी है। अभी देखो मैंने इतना बड़ा इतिहास का आपको रूपरेखा तो बता दी, लेकिन ये सब नहीं मैं पढ़ाऊंगा। सब क्यों पढ़ना, प्रागैतिहासिक काल से यदि लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक जरूरी है उन्हीं को देख लेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये मेरे ऊपर छोड़ देना और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बस एक आग्रह है कि जितने लोग क्लास में रहें, एक तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहें आप लोग, और क्लास में मैं चाहता हूं लगभग सारे छात्र रहें, ठीक है। क्लास में सारे रहें, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहें, जो भी आपसे पूछा जाए आप उसे बताएं। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिला होगा, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करें आप कौन सी क्लास में कैसे हैं। हर एक छात्र को हम टेलीग्राम ग्रुप भी देते हैं। आपके यहाँ पे भी चैट सेक्शन है टेलीग्राम ग्रुप पे, कोई भी डाउट होता है आप डाउट भी। अच्छा, एक आप लोग के पास विशेष सुविधा और भी है, जितने बच्चे रिवीजन बैच के हैं, अभी तो ये लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप सभी के बीच बीच में कुछ गूगल मीट सेशन भी लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों की चिंताओं को डायरेक्ट सुनूंगा। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आप अपने डाउट क्लियर कर पाओगे, कुछ आपके इनपुट्स होंगे और बता सकते हैं, डायरेक्टली हमारा वॉइस से बात कांटेक्ट हो जाएगा। या फिर एक मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप यहाँ आ सकते हो, आपकी संस्था है प्रयागराज में, प्रयागराज मनमोहन पार्क ओल्ड कटरा में आप आएंगे, बढ़िया आराम से मुलाकात होगी, बैठेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आने से पहले एक बार संस्था को सूचित कर दीजिएगा, मेरी उपस्थिति वहां रहनी चाहिए, ठीक है। तो आज से आपका अब रिवीजन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। क्लास मंडे टू फ्राइडे ही रहेंगी, मेरी सभी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, और मंडे टू फ्राइडे में कोई भी व्यवधान और बाधा नहीं होगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में कोई भी व्यवधान और बाधा नहीं होगी, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप जानते हैं यदि मैं हूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, न मैं होने दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक सीमित रख रहा हूं। अगले सेशन से अब हमारा क्लास शुरू हो रहा है। अगले सेशन से मतलब आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा क्लास के, क्योंकि रिवीजन ही होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा भी, आप उनके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया सप्ताह में 5 दिन, सुबह पहले करंट अफेयर्स की क्लास करिएगा, फिर समान अध्ययन की मेरी क्लास करिएगा, फिर संस्थान की जो टीम मेंबर है उनकी क्लास करिएगा, और इसके बाद जो आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया जाए वो भी सारा करना है, और ये क्लास भी रिकॉर्डेड आपके बैच में आ जाएगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, टेलीग्राम आपके यहीं पे लगा हुआ है, ये आपके बैच में देखो। लाइव तो आपको पता ही है, लाइव कहाँ से मिलता है, लाइव यहाँ पे ऐप में सबसे किनारे यहाँ पे लाइव लगा हुआ है, आपकी क्लास की लाइव यहाँ दिखने लग जाएगी। जितने टीचर जितने शिक्षक आपके लाइव लेंगे सबका लाइव यहाँ पे आपको दिखेगा। दूसरा, आपका जो कोर्स है, माई कोर्स वाले सेक्शन में आपका कोर्स आपको दिखेगा, वहां पे कोर्स में जाएंगे, और जाने के बाद आप कोर्स में व्यू कोर्स में जाएंगे, देखिए लाइव, फिर रिकॉर्डेड, फिर टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम सेगमेंट लगा होगा, टेलीग्राम पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये टेलीग्राम, यहाँ पे आपके टेलीग्राम लगे होंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ये मेरी आप सभी से आग्रह है, योजना है, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, घबराइए मत। मैं आपके साथ सदैव हूँ, सदैव रहूंगा, परीक्षा तक साथ रहूंगा, भरोसा भरता रहूंगा आपके अंदर, आपको पढ़ाता रहूंगा, और ये भरोसा आएगा हमारी स्टडी से, टीचिंग से। कोई भी डाउट होता है, कोई भी चर्चा होता है, क्लास में खुल के पूछिए।
अपने कमेंट वगैरह, जैसे मान लीजिए कोई बात पढ़ते पढ़ते डाउट में आ जाती है, कमेंट उसको कहीं पे टाइप करके लिख लीजिए और फिर यहाँ पे पूछ लीजिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। और जब अब देखो कोई ना कोई लाइव क्लास चलती रहती है, करंट अफेयर्स की डेली क्लास होती है, वहां कुछ पूछ लीजिए। दिन भर तो आपके पास रहता हूं मैं, दिन भर आपसे मिलता हूं, ठीक है। और आप आइए, मैं आपको मोस्ट वेलकम भी करूंगा। इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना है हमें, घबराना नहीं है। एग्जाम के स्तर को मैच करेंगे, संस्था के सारे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, सारे शिक्षक आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, आपके अंदर एक भरोसा भरेंगे, आपके अंदर एक विश्वास भरेंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास भरेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इतिहास लेके चलूंगा, शुरुआत इतिहास से करते हैं। और इतिहास में जैसा कि मैंने बताया, एक टॉपिक प्राचीन, एक टॉपिक मध्यकाल, एक टॉपिक आधुनिक काल, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुनेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं महत्वपूर्ण टॉपिक ही कराऊंगा। एक हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज जो रहेगी वो यूट्यूब पे पब्लिक लाइव रहेगी, उसमें कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी होगा, साथ में मैं वहां पे कुछ टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ साथ हल करते जाइएगा, जो जो टॉपिक यहाँ पे मैं पढ़ाता जाऊं, और साथ साथ अपना रिवीजन जो आप अपने स्तर पे भी कर रहे हैं उसे भी करते जाइएगा, ठीक है। तो हमारा जो रिवीजन का सेगमेंट है कंटिन्यूस चलेगा। इसके बाद देखो मैं ज्योग्राफी भी आपकी स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को ही देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी काफी वास्ट है। भारत के भूगोल में आप देखें तो सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत कर्क रेखा, मानक समय रेखा, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये सारे टॉपिक रहते हैं। मुझे ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, एक दो सेशन में ये कवर हो जाएगा। फिर भौतिक विभाजन है आपका भारत का, प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, मध्य भारत। अच्छा, मैंने इस पे इंटायर वीडियो भी दिया है, मास्टर वीडियो भी दिया है। अभी मास्टर वीडियो नया दिया है, भारत के भूगोल का भी और विश्व के भूगोल का भी, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल का मास्टर वीडियो भी बहुत शानदार है। विश्व के भूगोल वाले में भी बहुत अच्छा कंटेंट है और इसमें भी है, तो वो भी आपको देखना है। मास्टर वीडियो सीरीज आप जो भी आती जाए, करंट अफेयर्स के भी मास्टर वीडियो आएंगे, जीएस के भी आएंगे, तो वो भी आपका रिवीजन सीरीज ही है, वो कंप्लीट आपको रिवीजन कराएगा, चाहे इंटायर हो चाहे मास्टर वीडियो हो, ये सीरीज। और ये क्लास में आपका रिवीजन होगा पूरा का पूरा, जो जरूरत की चीजें वो पहले पढ़ेंगे। फिर भारत का भौतिक विभाजन होता है, प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, मध्य भारत, नीचे की दक्षिण भारत की पहाड़ियां, पर्वत चोटियां, घाटियां, दर्रे, हिम रेखा, हिमनद, पठार, तटीय भाग, भारत की तट रेखा, द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश, प्रजातियां, जनजातियां, भाषाएं, अपवाह तंत्र, है ना, रिवर सिस्टम पूरा का पूरा वो आप देखेंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि मैं आपको कुछ रिवीजन सेशन भी दूंगा। दक्षिण भारत की नदियां, मानसून का आगमन, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियां, वनस्पतियां, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, बागानी फसलें, झूमिंग कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर पूरा एक सेगमेंट है, इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन काफी आ जाते हैं आपके। इसके बाद आपका पशुपालन, खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा, उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन, विविध, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा भी बहुत रहता है। विश्व के भूगोल में आपका ब्रह्मांड हो गया पूरा, मतलब एस्ट्रोनॉमी वाला सेगमेंट जो आपका रहता है विश्व के भूगोल में रहता है। इसके बाद आपका जो है पृथ्वी से जुड़े हुए जितने सेगमेंट हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपका जो है, और इसके बाद चट्टाने, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, पर्वत श्रेणियां, पठार, घाटियां, मरुस्थल, घास मैदान, विश्व के देश और उनकी सीमाएं, ठीक है। आधीन क्षेत्र, स्थल रुद्ध देश, देश के पुराने नाम, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, देशों की राजधानियां, ठीक है। विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, विश्व के प्रमुख सागर, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियां, नदियों के किनारे जो बहुत सारे नगर अवस्थित हैं, नदियों को द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं, द्वीप हैं, झीलें हैं, जलप्रपात है, जल डमरू मध्य है, नहरें हैं, विश्व के प्रमुख बांध हैं, प्रबाल भित्ति है, वायुमंडल है, सूर्य ताप है, तापमान है, चक्रवात, वायुदाब, बादल, हवाएं, स्थानीय पौने, फॉरेस्ट एरिया से जुड़े हुए वन स्थिति रिपोर्ट वगैरह हो गई, विश्व की जलवायु हो गई, मिट्टियां हो गई, प्रजातियां, जनजातियां, भाषाएं, और आपका जो है आर्थिक भूगोल जो आपका है, जिसमें एग्रीकल्चर और आपका एनिमल वाला पूरा सेगमेंट है, खनिज हो गया, नगर हो गए, उद्योग हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बंदरगाह हो गया। इसमें मानचित्रण बेस्ड स्टडी ज्यादा होगी हमारी, ठीक है। आप समझिए, आपके दिमाग में सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
तो हम जो है सब चीजें देखेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव क्लासेस, रिवीजन सेगमेंट, रिवीजन नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। घबराना नहीं है, हम बढ़िया से पढ़ेंगे, जीएस करेंगे। जीएस के बाद हिंदी का सेगमेंट भी है। हिंदी का सेगमेंट जो है कुछ एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी है, जहाँ सी सेट है, जहाँ पे हिंदी का पूरा पेपर है, और कई जगह पे मेंस में हिंदी है, क्वालिफाइंग नेचर की भी रहती है, नंबर भी रहते हैं। तो शब्द ज्ञान वगैरह से क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी हम अलग से देख लेंगे। बस अब आप जुड़े हो तो भरोसा करिएगा, जो भी पढ़ाया जाए, जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाए, हर चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। कुछ कहना चाहते हैं, मन में कोई दुविधा है, कुछ आपको लगता है कि आपको भी कुछ सलाह देनी है, आप कुछ चाहते हैं, आपके मन की कोई भी चिंता हो, टेलीग्राम ग्रुप हमेशा आपके पास है, चैट सेक्शन हमेशा आपके पास है, आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए, कमेंट सेक्शन भी हमेशा ओपन है आपके लिए।